मोटिवेशन आपके लिए एक किसी भी व्हीकल में स्पार्क प्लग का जो काम होता है वो काम कर सकता है। इंटरैक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब कई बार तो मोटिवेशन में हमें समझते हैं कि एक स्पीच बनानी है, ये स्पीच हमें कवर करनी है। एंटरटेनमेंट, मोटिवेशन, ये क्या रिलेशन है दोनों का? मोटिवेशनल स्पीकिंग इट हैज एक्चुअली बिकम अ क्लीशे। इंसान मुझे लगता है इश्क तब तक करते रहता है जब तक उसे 2-4 बार नाकामयाबी ना मिल जाए, तो इसके लिए वो कनेक्ट ज्यादा करता है उससे। तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ सेल्स इज नॉट अ रॉकेट साइंस। इट्स अगर हवाई जहाज क्रैश होने से डरने लगे, जहाज डूबने से डरने लगे, तो द वर्ल्ड विल कम टू अ स्टैंड स्टिल। आमतौर पे लोग अगर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो वो इसलिए प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं क्योंकि वो डेस्टिनेशन के बारे में सोच रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू वन मोर इंटरैक्शन विद अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, हमारे one of the mentors, and that is Mr. Ambar Arondikar. Sir has been invited at WTO, World Trade Organization, as a speaker. $1 million roundtable organization, that is the highest level for insurance agents to even attend it. मतलब 100 में से एक शायद वो अटेंड कर पाता है. Sir has been called as a speaker there, as a motivational speaker, as a knowledge giver there, and he has also worked with a lot of cricketers who are now playing all these series which you are seeing, like अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ जाने वाली है. सर बताएंगे किन किन के साथ काम किया है, और he understands motivation. और अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं सर के साथ, तो जब मैंने ट्रेनिंग में कदम रखा था, तो आई थिंक सर वो देवास में किर्लोस्कर था, जहाँ पे मैंने इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन का मैं अटेंडी था, मतलब वहाँ मेंबर था मैं, और सर वहाँ पे एज अ स्पीकर आए थे, एंड दैट्स हाउ आई मेट हिम द फर्स्ट टाइम, एंड आई रियली कनेक्टेड विद हिम दैट टाइम. और उसके बाद से हम टच में हैं, और इट्स बिन अ फिनोमिनल जर्नी. लाइफ में मुझे कई बार जब डिमोटिवेशन हुआ तो मैं सर के पास गया और सर ने मुझे हेल्प किया उससे बाहर आने में. सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट सर. Thank you. एंड वेलकम टू दिस लवली इंटरैक्शन. Thank you. एंड Lovely being here. थैंक यू सर. एंड जल्दी से एक सवाल से स्टार्ट करते हैं जो मैं जब से सोच रहा था. सर इतना डाइवर्स ऑडियंस होता है कई बार आपके पास. जैसे ठीक है इंश्योरेंस एजेंट्स है तो ठीक है, सारे इंश्योरेंस एजेंट है तो बड़ा इजी होता है रिलेट करना, बट कई बार सर ऐसे ऑडियंस नहीं होता जो बड़ा वेरिड ऑडियंस होता है, जहाँ पे सब अलग अलग टाइप के लोग हैं. फिर भी आप टॉक्स में कैसे सबको बांध लेते हैं, एंड कैसे आप उनसे कनेक्ट कर लेते हैं? व्हाट इज दैट थिंग विच इन्फ्लुएंसेस एवरीवन एंड बाइंड्स एवरीवन? जितेश, देखो बड़ी मज़ेदार बात है कि लोग अलग अलग प्रोफेशन से, अलग अलग एक्सपीरियंस, अलग अलग बैकग्राउंड से हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद द कॉमन थ्रेड दैट कनेक्ट्स देम ऑल इज दे आर ऑल ह्यूमन बींग्स. एंड देन ऐसे कुछ इमोशंस होते हैं जो सारे ह्यूमन बींग्स को बड़ा यूनिफॉर्मली कनेक्ट करते हैं. अगर आप प्यार, मोहब्बत, इश्क, आशिकी की बात करेंगे, कोई एक ऐसा शेर सुनाएंगे जिससे हर उम्र, हर दौर का शख्स रिलेट कर सकता है, तो वो उसके साथ लोग कनेक्ट करते हैं. अगर आप कोई ऐसी बात करेंगे कि भाई किसी व्यक्ति ने कोई मुश्किल दौर देखा है और उस मुश्किल दौर में उसके फीलिंग्स क्या थे, अगर आप कोई ऐसी बात करेंगे तो उसके साथ लोग कनेक्ट करेंगे. अगर आप कोई ऐसी कहानी सुना के अपनी बातचीत शुरू करेंगे जो कहानी बड़ी कैप्टिवेटिंग है, छोटी सी है, उसके साथ भी लोग कनेक्ट करते हैं. तो मैं अक्सर, कई सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि अंबर, क्रिकेटर्स, बिजनेस ओनर्स, स्टूडेंट्स, प्लस कई बार इंश्योरेंस एजेंट्स, तो आप कैसे कनेक्ट करते हो? मुझे ऐसा लगता है कि एक स्पीकर के तौर पे मैं लोगों से बात करता हूँ अनलेस एंड अनटिल मुझे इंस्ट्रक्ट ना किया गया हो कि आपको इनके प्रोफेशनल्स से बात करनी है. तो लोग तो सब एक जैसे होते हैं, इसलिए आमतौर पे कई सारी चीज़ें उन्हें कनेक्ट करती है. हाँ, आपको इस बात का ख्याल ज़रूर रखना पड़ेगा कि अगर आपकी ऑडियंस बहुत हेट्रोजीनियस है तो फिर आप कोई बहुत स्पेसिफिक बात ना करें. सो व्हाट यू शेयर्ड सर, अगर उसको बोलो कि लव, एक आपने बोला, एक आपने स्ट्रगल बोला कि यार अगर कोई स्ट्रगल किसी ने कुछ किया है, या प्यार से, शेरो शायरी से हम कनेक्ट कर सके. सो ये एक मेजर इमोशंस हैं जिससे हम कनेक्ट करते हैं और उससे हर इंसान कनेक्ट हो जाता है. तो सर जब कनेक्ट करते हैं हम उनसे, और लोग जब कोई मोटिवेशनल टॉक सुनते हैं, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि मोटिवेशन इज शॉर्ट लिव्ड. क्या वो सच है? क्या मोटिवेशन बार बार, अगर वो शॉर्ट लिव्ड है तो क्या बार बार चाहिए मोटिवेशन, या वो अंदर से आता है, या कोई हमें वो फायर हमारे अंदर लगा सकता है और वो रियली लॉन्ग टर्म चल सकती है हमारे अंदर फायर? कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दिस? देखो जितेश, जब लोग ये कहते हैं कि मोटिवेशन शॉर्ट लिव्ड है, वो झूठ नहीं कहते, वो सच है. अगर मुझे आपको इसके लिए, इफ आई हैव टू गिव यू एनी एनोलॉजी, इट विल प्रॉब्ली बी लाइक दैट. मोटिवेशन आपके लिए एक किसी भी व्हीकल में स्पार्क प्लग का जो काम होता है वो काम कर सकता है. इट विल गिव यू स्पार्क, बट मियरली ऑन द बेसिस द स्पार्क योर व्हीकल मे नॉट रन. आपकी गाड़ी को चलने के लिए उसके फ्यूल टैंक में फ्यूल होना बहुत ज़रूरी है. तो अंग्रेजी के दो शब्द हैं, एक है मोटिवेशन, दूसरा है इंस्पिरेशन.
दोनों का काम लगभग सेम है, फर्क सिर्फ डायरेक्शन का है। मोटिवेशन इज आउटसाइड इन, इंस्पिरेशन इज इनसाइड आउट। तो आप सोच के देखिएगा, जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसके लिए आपको बाहर से किसी मोटिवेशन या जिसे हिंदी में अभिप्रेरण कहते हैं उसकी जरूरत नहीं होती, जब आप ऐसे किसी गोल को चेस कर रहे हो जो आपका अपना है, तो फिर आपका इंस्पिरेशन अंदर से आएगा और जो बड़ा हमेशा आप ये कह सकते हैं कंटिन्यूड रहेगा, शॉर्ट लिव्ड नहीं रहेगा। तो अगर हाँ आप ऐसी कोई चीज चेस कर रहे हैं जो आपको फोर्स किया जा रहा है चेस करने के लिए, जैसे एक सेल्समैन है जो he does not own much of his target, so probably you'll need a lot of push, foreign trade, cash incentives and all. लेकिन अगर कोई शख्स है जिसके पास उसकी अपनी वजह है, he is extremely inspired about achieving his own target, तो शायद उसके लिए वो जो सारे external motivations हैं, they'll be a milestone coming on the way to achievement of his goal. तो इसलिए मैं कहता हूँ inspiration is what something that will last longer. किसी भी बंदे को inspiration ढूंढने में टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ अगर जब तक इंस्पिरेशन नहीं मिलता, मोटिवेशन के डैशेस थोड़ी तो मदद करेंगे, और अगर मोटिवेशन के डैशेस एज अ स्पीच आते हैं, जैसे हम यू स्पीक दैट वे, हम कई बार मोटिवेशन की बात करते हैं और बहुत मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। एक तो हो गया स्पीच से मोटिवेशन, और दूसरा होता है ये इंसेंटिव से मोटिवेशन। क्या लगता है आपको, क्या वो इंसेंटिव वाला ज़्यादा कारगर होता है, ये होता है कॉम्बिनेशन से होता है? बिकॉज आपने कई इंश्योरेंस एजेंट्स के साथ काम किया, वहाँ पे दो टाइप का है मोटिवेशन। अगर मैं ये कहूँ कि कोई इस्टेब्लिश्ड आदमी है जिसे एकदम बेसिक इनिशियल लेवल की किक की जरूरत नहीं है, तो उसे शायद वहाँ पर इंसेंटिव्स या फॉरेन ट्रिप्स जो सारे कंपनीज अवार्ड करते हैं वो उसे ज़्यादा मोटिवेट करेगा। लेकिन अगर कोई एक बिगिनर है, जिस बिगिनर को अभी ये नहीं पता कि अगर मैं ये अचीव कर लूँगा तो मैं यहाँ जाऊँगा, उसे तो ये भी नहीं पता कि अचीव करना कितना ईजी या कितना डिफिकल्ट है, तो उस लेवल पे उसे स्पीचेस डेफिनेटली मोटिवेट करेंगी। क्योंकि जिस आदमी ने स्विट्जरलैंड नहीं देखा, अगर आप उसे बोलोगे कि मैं आपको स्विट्जरलैंड भेजूंगा, तो शायद कितना कनेक्ट करे पता नहीं। लेकिन जब आप किसी आदमी को बातचीत के जरिए ये बताते हो कि ज़िंदगी में क्या इस दौर से गुजरे हो, क्या कभी तुम्हारे साथ वैसा हुआ है, तो इन तमाम जगहों से वो गुजर चुका है, और जब वो किसी राहों से गुजर चुका है और आप उसे वापस वहाँ से एक गाइडेड टूर दे रहे हैं, तो शायद वो ज़्यादा कनेक्ट करता है। सो बेसिकली आप उसको और अच्छे से समझा रहे हैं कि इस इंसेंटिव से तुम्हारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, दैट कुड बी अ पार्ट ऑफ इट। एब्सोल्युटली, लवली। तो उस बंदे को और ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है, यस आई नीड इट वाली फीलिंग आती है। हाँ, क्योंकि जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए अगर आपने किसी को बता दिया कि भाई इफ यू अचीव दिस यू विल गेट अ 3-day 4-night 3 days टूर समवेयर एल्स, तो वो बंदा उससे कितना कनेक्ट करेगा पता नहीं। क्या वो फॉरेन टूरिंग में इंटरेस्टेड है ये भी आपको पता नहीं। लेकिन जब आप बातचीत करते हो तो बातचीत में इंटरैक्टिविटी होती है। अगर आप एक मोटिवेशनल लेक्चर कहीं ले रहे हैं, सेशन कहीं ले रहे हैं, तो आप कुछ लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, तो हो सकता है वो जो बंदा आपसे इंटरेक्ट कर रहा हो उसकी और कई औरों की फीलिंग सेम ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसकी और कई औरों की फीलिंग्स मैच भी करती है। तो कई बार कोई शख्स जो सवाल आपसे नहीं पूछ पाता, कोई और शख्स अगर उसका सवाल पूछ लेता है तो वो आपसे कनेक्ट तो करता ही है। इसी से मेरा अगला सवाल है सर कि इंटरैक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब कई बार तो मोटिवेशन में हमें समझते हैं कि एक स्पीच बनानी है, ये स्पीच हमें कवर करनी है, तो ऑडियंस इंटरैक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मोटिवेशन, और इट्स मोर ऑफ ट्रेनिंग एंड कोचिंग में ज़्यादा जाता है, क्योंकि कोचिंग और ट्रेनिंग में काफ़ी ज़्यादा उसका रहता है। मोटिवेशन में भी ऑडियंस इंटरैक्शन इज इंपॉर्टेंट, बातचीत करना उनसे। जितेश, मेरे ख्याल से ऑडियंस का इंटरैक्शन सब जगह इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि देखिए क्या है, अगर आप कोई इतनी बड़ी अथॉरिटी हैं कि जिसके सामने लोग इतने अभिभूत होकर पहले से ही बैठे हुए हैं कि वो चाहते हैं कि मैं आपसे बातचीत में समय नहीं बिताना चाहता, मैं तो सिर्फ आपको सुनना चाहता हूँ, आपकी आवाज़ मेरे कानों के लिए संगीत है, तब आप शायद उस व्यक्ति को कंटिन्यूसली सुन पाएंगे। लेकिन अगर कोई शख्स आपके साथ इस उम्मीद से बैठा है कि वो आपसे बातचीत के दौरान उसके कुछ छोटे छोटे सवालों के जवाब लेके जाए, तो वहां पर फिर ये मोनोलॉग शायद उतना काम नहीं आएगा। अगर आप लोगों से बातचीत करते रहेंगे तो शायद वो आपके साथ कनेक्टेड ज्यादा रहेंगे। तो सिर्फ बड़े ऑडियंस के साथ भी बातचीत हो सकती है? बेशक। आप जैसे आप सोच के देखिएगा, कई सारे जो ये पॉलिटिकल स्पीचेस होते हैं, इसमें कोई पॉलिटिकल लीडर बोलता है कि अगली बार आपको ये सरकार लानी है ना, तो सारे लोग हाथ खड़ा करके कहते हैं। तो ये सवाल ऐसा है कि किसी एक से नहीं किया गया, लेकिन हर शख्स को लगता है कि हाँ प्रधानमंत्री जी मुझसे ही बात कर रहे हैं। तो ये जो फीलिंग है, ये जो एक कनेक्ट है, ये होना बहुत जरूरी है। तो आप कई बार लार्जर ऑडियंस में ऐसे सवाल करते हैं जो बड़े लीडिंग सवाल होते हैं, तो जिसका हर बंदा या तो हाँ या ना जवाब देता है, आपको पता है कि वो क्या देने वाला है। लवली सर, दैट्स अ वेरी वैलिड थॉट।
and very valid point. Sir, do people really get solutions in such speeches? कोई solution मिलता है किसी को? मतलब अगर कोई सुनते 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 मैं कुछ realization तक जाता हूँ, या वो एक ठंडी हवा की तरह है मोटिवेशन, आया अच्छा लगा चला गया? देखिए, ठंडी हवा की तरह तो मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने कभी बुटॉक्स का नाम सुना हो, या कुछ कुछ बीमारियां या कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं कुछ पेशेंट्स की कि उस वक्त उन्हें एक स्टेरॉइड का डैश देना ज़रूरी होता है। और वो स्टेरॉइड का डैश उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट का एक इनिशियल पॉइंट होता है। अब अगर आप मुझसे ये पूछेंगे, मैं शायद उतना बड़ा अथॉरिटी इस पे ना हूं, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि अगर आप बार बार किसी को स्टेरॉइड्स के डैशेस देंगे तो शायद उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन हाँ, इन ऑर्डर टू ट्रिगर दैट थॉट, ये लगभग वैसा सवाल है कि मैं स्कूटर में स्टार्ट होने के बाद भी किक मार सकता हूं क्या? जवाब है ना। तो आप किक लगाएंगे, वो इनिशियल डैश बिल्कुल उसको दे देगा, लेकिन उसके बाद अगर आप बार बार वो मोटिवेशनल बातें करते रहेंगे, एक लिमिट के बाद उनका चार्म खत्म हो जाएगा और बैकफायर हो जाएगा। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कई बार सेट नहीं हो जाती सर मोटिवेशन स्पीकिंग में। जब बंदा कोई सुनता है, अरे मैं कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं एक दिन में ये कर सकता हूँ, जैसे कई बार हम गोल सेटिंग के लिए लोगों को बोलते हैं, एंड व्हेन वी आर स्पीकिंग, वी आर इन जनरल मोटिवेटिंग इन स्पीकिंग। सो फिर गोल सेटिंग की बात होती है, फिर वो गोल सेट करते हैं साल भर में, आज शायद 50,000 भी नहीं कमा रहा, और बोलते हैं एक साल में तो मैं 50 लाख रुपए महीना कमाऊंगा। सो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी सेट हो जाती है क्या मोटिवेशन से कई बार? जितेश, देखो, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप मोटिवेशन को एक स्पार्क प्लग के चिंगारी की तरह मान सकते हो, स्पार्क की तरह मान सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक कोई यंग स्टार्टअप का फाउंडर है, उसके पास एक सॉलिड रोबस्ट बिजनेस मॉडल अभी नहीं है, लेकिन उसने किसी एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने के बाद अपने वीकर बिजनेस मॉडल को तेजी से घुमाना शुरू कर दिया, तो उसका बर्न रेट बढ़ जाएगा। शायद वो अपने 10 लाख रुपए जलाने वाला हो, वो 2 रिश्तेदारों के 10 लाख रुपए और जला देगा, और शायद उतना ज़्यादा वो डीमोटिवेटेड फील करे बाद में। तो मोटिवेशन आपके ऑपरेशन की स्पीड को बढ़ाएगा, लेकिन आपकी ऑपरेशन राइट डायरेक्शन में है कि नहीं है, ये मोटिवेशन नहीं कर सकता। तो अगर आप एक ये मान के चलिए, मोटिवेशन गिवन टू अ राइट पर्सन हु इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन विल हेल्प, लेकिन मोटिवेशन गिवन टू अ पर्सन whose direction is not right will actually become counterproductive. It will backfire. Yeah. Lovely. And sir, motivation कई बार coaches भी use करते हैं and speakers भी use करते हैं negative motivation, कि तुमसे ना हो पाएगा यार, तुम छोड़ो, and they're using it just so that people understand that they can do it. So what is your take on negative motivation? Should that be used as a strategy? I would use it very sparingly. देखो, नेगेटिव मोटिवेशन आप तब इस्तेमाल कर सकते हो जब आमतौर पे आप 1-to-1 किसी से बात कर रहे हो, ग्रुप के मुकाबले ज़्यादा, क्योंकि नेगेटिव मोटिवेशन रिसीव करने वाला और देने वाला, इन दोनों के रिश्तों की प्रॉक्सिमिटी कितनी है, कितने प्रगाढ़ रिश्ते हैं। अगर मुझे आपको एक उदाहरण देना होगा, मान लीजिए आपके घर पे एक पार्टी चल रही है और आपका एक दोस्त उठ के जाना चाहता है। आप उसे बोलते हो, यार सुनो, तुम्हें जाना है, जाओ, चले जाओ, निकलो निकलो, और यार अगली बार पार्टी में मत आना। वो आदमी इस वक्त गुस्सा नहीं होता, वो मुस्कुरा के आपकी तरफ देख के कहता है, यार जितेश समझना, यार ऐसा ऐसा सिचुएशन है घर पे। तो यहाँ पे देखिए, आपने एक्चुअली उसे रुकने के लिए निगेटिवली मोटिवेट किया है। लेकिन अगर आपकी प्रॉक्सिमिटी उस बंदे के साथ अच्छी नहीं है, तो शायद ही माइट रियली फील कि यार हाउ कैन यू स्पीक टू मी लाइक दैट, एंड देन इट कैन बैकफायर। एक और दूसरी सिचुएशन है, अगर आप किसी अच्छी प्रॉक्सिमिटी वाले बंदे के साथ भी किसी ऐसे वक्त इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैं किसी क्रिकेटर के साथ काम कर रहा हूं, जो मैं आमतौर पे करता हूं। अभी इंडियन टीम में 2 ऐसे लोग खेल रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज आने वाली है, आवेश खान, जितेश शर्मा। मुझे पता है बंदे में कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, इसने बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई है, लेकिन अगर उस वक्त वो मेंटली बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, और तब मैं उससे बोलूँ कि यार तुम तो छोड़ ही दो, तुमसे मैं क्या उम्मीद लगाऊं, तो जो नेगेटिव स्पाइरल ऑलरेडी उसके दिमाग में चल रहा है, और अगर मेरा नेगेटिव मोटिवेशन उसे और ज़्यादा एक्सपीडाइट कर देता है या और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर देता है, तो शायद ये गलत होगा। तो नेगेटिव मोटिवेशन बहुत स्पेसिफिक जगह कहीं इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पे मैं लोगों को सलाह नहीं दूंगा, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत श्योर हों, आपकी प्रॉक्सिमिटीज़ बहुत अच्छी हों, आप किसी को नेगेटिव कुछ भी कहें। लवली सर, हमने आपको सुना है, कई बार सुना है, और आपकी ना टॉक्स बड़ी एंटरटेनिंग होती है,
You know, people love, people laugh, people clap, and they're having a great time of their life is what I have seen. And I think all my alphas who have attended and heard you in Goa, वो भी यही बोलेंगे. Entertainment, motivation, ये क्या रिलेशन है दोनों का? जितेश, दोनों का रिलेशन बड़ा सिंपल सा है. देखिए, अगर आपको कोई मेडिकेशन दिया जाता है और वो मेडिकेशन की जो API है, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट, अगर वो बिटर है या इट इज़ नॉट गोना बी गुड ऑन योर पैलेट, तो उसे किसी कैप्सूल में या किसी कोट में, शुगर कोट में आपको दिया जाता है. देखिए क्या होता है आजकल, अगर आप कुछ ऐसे ऑडियंस के साथ बैठे हैं जो इस तरह के लोगों को बार बार सुनते हैं या ऐसी ट्रेनिंग्स या इस तरह की सिचुएशंस को एक्सपोज्ड हैं, तो ये बड़ा नेचुरल है कि हम ना स्पीकर को लेके एक नोशन बना के बैठे होते हैं कि यार वैसे ही होगा जैसा अभी तक सुना है. लेकिन अगर आप बीच बीच में कुछ ऐसी बातें कर सकें जो उनके माहौल को बहुत ज़्यादा भारी ना बनाए, और जब वो आपके साथ कनेक्ट कर लें तो इस दौरान आप 2-3 भारी बातें उनको दे दें तो वो अच्छे से रिसीव करेंगे. ये लगभग वैसे ही है कि भाई आप अपनी एंटरटेनमेंट वैल्यू बिल्ड कर लीजिए पहले. लोग अगर आपको सुनने के लिए रेडी हैं, उसके दौरान अगर आप कोई काम की बात फिर उन्हें बता देंगे तो शायद वो सुनने के लिए तैयार रहेंगे. लेकिन अगर आप पॉइंट गो से काम की बातें शुरू कर देंगे तो कई बार हर आदमी इसके लिए रेडी नहीं होता. I mean, it's like your full course meal. You don't straight away start with the dessert. You have to start with soup and other starters. लगभग आप ऐसे ही मान सकते हैं. Very nice. So basically rapport building हो रही है. हाँ. क्योंकि ज़्यादा सामने वाला तो बोल नहीं रहा है, आप ही majorly बोल रहे हैं 95% of the time, 99% of the time. So we use entertainment as a rapport building कि boss, I'm a nice guy type. और packaging. For packaging. Packaging of your substance. Lovely. सो सब्सटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ क्योंकि हमने कई बार देखा है कि वो एंटरटेनिंग ही हो जाता है, मतलब कई बार सब्सटेंस ही मिस हो जाता है कई स्पीकर्स में. सो ये हमें एक बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है कि बॉस जब आप उसे ख़त्म हो तो वो सब्सटेंस भी गया आपके अंदर. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जितेश, अभी आजकल पता है एक बड़ी दिलचस्प सी बात हो रही है. मोटिवेशनल स्पीकिंग एज अ टर्म, इट हैज़ एक्चुअली बिकम अ क्लीशे. Now people don't understand that merely motivation will never ever help. If there is no substance, probably people would be enjoying your speech for first 10-15 minutes, but then in case if they know that they have not come there for it's not a talk show, it's not a stand up comedy show. तो अगर लोग आपसे कुछ सीखने के लिए आए हैं और अगर आप उन्हें एंटरटेनमेंट या कॉमेडी का ओवरडोज दे रहे हैं, तो rather than a connection, it will actually get them disconnected. भाई बहुत हो गया यार, मुद्दे की बात पे आओ. Absolutely lovely. And that's a very very valid point. सर, जैसे आपने बताया कि दो इमोशन आपने मेजरली बात करी, 2 सिचुएशन या इमोशन बोले कि भाई एक लव से हम कनेक्ट कर रहे हैं और दूसरा हम सफरिंग जो अगर किसी की शेयर करते हैं. तो क्या ऐसा तो नहीं है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स जो बनते हैं या इस इंडस्ट्री में आते हैं, आप आए, मैं भी मोटिवेशनल स्पीकिंग काफ़ी किया है, डज इट कम फ्रॉम अ ट्रोमैटिक बैकग्राउंड एंड अ रफ्ड अप बैकग्राउंड, ताकि हम उनसे मतलब हम ही उसमें, इसको अगर मैं और दूसरे शब्द में कहूँ कि हमको बहुत ज़रूरत पड़ी ज़िंदगी में और हमने बहुत कंज्यूम किया और अब हमने वही कंज्यूम किया तो हम भी वैसे बन गए. डज दिस रेजोनेट विद यू एज अ थॉट? नॉट मच. ऐसे क्यों होता है अगर इसके बारे में कहा जाए? आप ये सोच के देखिएगा कि कोई भी शख्स अगर किसी उद्देश्य को, किसी पर्पस को, किसी गोल को, किसी सफलता को चेज कर रहा है, 10 में से 9 बार संभावना ये है कि अगर वो मेरे जैसे या आपके जैसे किसी मोटिवेशनल स्पीकर के सामने बैठा है तो वो इसलिए बैठा है क्योंकि उसे अभी तक ऐसा यकीन नहीं हो चला है कि उसने वो मकाम हासिल कर लिया है. अब अगर उसने वो मकाम हासिल नहीं किया है और उसके सामने बैठा हुआ शख्स या खड़ा हुआ शख्स उसे बताता है कि यार मैं भी एक वक्त ऐसे ही दौर में था जब मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया था, तो आमतौर पे ना इसलिए लोग इससे ज़्यादा रिलेट करते हैं. अगर मुझे आपको एक एग्जाम्पल देना हो तो मैं आपसे ये कहूँ कि मैं जो मेरी हिंदी उर्दू पोएट्रीज लिखता हूँ, अगर मैंने कभी कोई कामयाब इश्क की कविता लिखी तो उस पर मुझे कमेंट करने वाले लोग बहुत कम होते हैं. लेकिन अगर मैंने कोई बर्बाद इश्क वाली कविता लिखी तो कई सारे लोग उस पर कमेंट ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से कामयाबी या नाकामयाबी ये काफ़ी हद तक आपकी एक सोच है, परसेप्शन. तो इंसान मुझे लगता है इश्क तब तक करते रहता है जब तक उसे 2-4 बार नाकामयाबी ना मिल जाए, तो इसके लिए वो कनेक्ट ज़्यादा करता है उससे. Got that.
सर ट्रेनिंग, एक हम बोलते हैं हम ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, आपने बहुत सारी कंपनी के साथ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करी है सर, थोड़े से अगर नाम बताएं आप तो। जितेश, मैं आयशर ट्रैक्टर्स के लिए काफ़ी काम करता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के लिए काम करता हूँ, जॉन डियर जो वर्ल्ड की नंबर 1 ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है उनके लिए काम करता हूँ, आईटीसी के लिए काम करता हूँ, सिप्ला, इप्का, सन फार्मा, टाटा। जब आप काम करते बोलते तो मतलब पैन इंडिया आप उनकी टीम्स को ट्रेन करते हैं? जी हाँ, एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। जी हाँ, जनरली कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कंपनीज ऐसी हैं जिनके लिए मैं बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज भी ट्रेन करता हूँ, इंटरनेशनली भी करते हैं। लवली। तो आपको एक तरफ मोटिवेशनल स्पीकिंग की जो हम बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की बात करें, क्या फ़र्क है दोनों में? आपके माइंडसेट में क्या फ़र्क होता है? अब मैं यहाँ पे मुझे मोटिवेशनल है, यहाँ पे मेरा ट्रेनिंग है, हाउ आर दे डिफरेंट और डू दे क्रॉस बाउंड्रीज समटाइम? यस, सी फर्क दोनों में ज़मीन आसमान का है मेरे हिसाब से। अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मोटिवेशनल स्पीकिंग इज जस्ट समथिंग दैट यू डू टू ट्रिगर फ्यू थिंग्स ऑन। अब मान लीजिए मैं एक कंपनी है जिनके लिए काम करता हूँ, उनके पैन इंडिया उनके डीलर्स को ट्रेन करता हूँ, डीलर प्रिंसिपल्स को। जब कंपनी इंडिया में आई थी तो वो अपने बिजनेस में 7th रैंक पे थे। हम पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, दे आर एट नंबर 3। सो कंपनी का बड़ा क्लियर कट मैंडेट था कि अंबर हमें अपने डीलर्स को पीपल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और ब्रेक इवन एनालिसिस वगैरह सारी की चीज़ों के बारे में ट्रेन करना है। तो जब आपका उद्देश्य बड़ा क्लियर हो तो आपको इन 2 या 3 दिनों का जो सेशन होता है, इसमें पहले आधा घंटा आप मोटिवेशनल बातें इसलिए कर सकते हैं ताकि उस शख्स को ऐसा लगे कि हाँ यार मुझे इसे सुनना है। लेकिन उसके बाद आपको आपके सब्सटेंस पे आना पड़ेगा और आपको सब्सटेंस को भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा कि उसे ऐसा लगे कि हाँ यार ये मेरे साथ एग्जैक्टली यही तो होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकिंग करते रहे तो शायद बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, कंपनीज आपके साथ कनेक्ट नहीं करेंगी। हाँ, कॉर्पोरेट्स में कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे मुझे ईयर 2020 में जॉन डियर की जो ऑल इंडिया मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी एम्स्टरडेम, वहाँ बुलाया गया था। अब वहाँ पे वो सारे पार्टिसिपेंट्स वही लोग थे जिनको मैं अदरवाइज भी ट्रेन करता चला आ रहा था, लेकिन वहाँ का पर्पस कोई ट्रेनिंग नहीं था। तो वहाँ पे आपको लोगों को एंथ्रॉल करना है, एंटरटेन करना है, तो वहाँ पे आप मोटिवेशनल स्पीकिंग पूरी तरह से कर सकते हैं विथ प्रॉब्ली लेट्स से 80% मोटिवेशनल और एंटरटेनिंग, 20% सब्सटेंस। लेकिन अगर आप दूसरी जगह एक्चुअल प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो देन इट हैज टू बी 5% मोटिवेशन एंड 95% सब्सटेंस। सो मोटिवेशन ट्रेनिंग में भी इंपॉर्टेंट है? हाँ, इंपॉर्टेंट तो है। आपको लोगों को ये बताना पड़ेगा कि वो आपको क्यों सुने। और सर मोटिवेशन यहाँ भी काम आता है कि वो क्यों एक्ट करें, मतलब जो आप बता रहे हैं, क्योंकि कई बार मोटिवेशन इज जनरली हम मोटिवेट कर रहे हैं कोई चीज़ के लिए कि वो एक्ट करे, वही कोई एक्शन ले, वो उस चीज़ को, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करे। तो वहाँ पे भी मोटिवेशन का रोल रहता है, लाइक इन द मिडल एज वेल मोटिवेशन कम्स इन कि बॉस ये क्यों करना है, we are building that mindset which we say, or we build that context and then give the content. In my opinion, when I'm training for corporates, usually companies मेरे सामने ऐसे बंदों को बिठाती हैं जो अच्छा कर रहे होते हैं, कंपनी चाहती है कि वो और अच्छा करें, राइट? तो ये वो लोग होते हैं जो एक्चुअली मेहनत तो कर रहे होते हैं, लेकिन इन्हें कुछ छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जिनको ये एड्रेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक बात कहूँ कि किसी ऑटोमोबाइल कंपनी का एक डीलर है जिसके पास अगर सीजन के टाइम पे अच्छे कैश फ्लोज आ गए तो कई बार वो इस बात के लिए थोड़ा सा सोचने लगता है कि यार शुड आई टेक सम मनी आउट ऑफ माय बिजनेस एंड इन्वेस्ट इनटू रियल एस्टेट। नाउ देयर आई हैव टू गो एंड टेल हिम, गिव हिम अ कंपैरिजन दैट व्हाट काइंड ऑफ return are you generating in your business. Let's say if he is generating a 5 or 6% return in one transaction, but इसका retail cycle time X है और ये 38 times अपनी capital को rotate करता है, तो actually वो 190% का return कमा रहा है। कई बार आदमी इतना सोचता नहीं है, तो मेरा काम ये है कि उसे ये बताना कि देखो यार तुम्हारे बिजनेस में एक्चुअली ये हो रहा है, एंड व्हेन यू इन्वेस्ट इन लैंड फॉर अ पर्सन हु इज नॉट इनटू कंस्ट्रक्शन और लैंड्स, फॉर हिम इट इज अ स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट। तो ये कॉन्टेक्स्ट, अगर राइट टाइप के लोग हैं उनको ये कॉन्टेक्स्ट बिल्ड हो जाए तो वो काम करते हैं। बहुत कभी कभी ऐसे होता है जहां आपके सामने एकदम नए बंदे हैं, जैसे मैं किसी कंपनी के नई बैच को इंडक्ट कर रहा हूं, तो उनके पास कोई बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, तो वहां पे मुझे उन्हें थोड़ा ज्यादा मोटिवेट करना पड़ता है कि भैया जो सीखा है इसे इंप्लीमेंट करो। तो फिर वहां पे मैं उनको कई बार बोलता हूं कि भाई फेल फास्ट इज स्ट्रैटेजी। अगर आपने जो भी कोई नई चीज सीखी है, अप्लाई करने से डरना मत, जाइए अप्लाई कीजिए। टिपिकली ये वहां ज्यादा काम आता है जहां आप सेल्स वाले लोगों से डील कर रहे हैं, क्योंकि मैं अक्सर लोगों को कहता हूं sales is not a rocket science. It's law of large numbers, or there's one line strategy that I recommend to a lot of sales people: see the people. So if you have a product, you go,
शो इट टू दी प्रॉस्पेक्ट दैट यू बिलीव इज राइट. हो सकता है पहले 10 बार आपकी प्रॉस्पेक्टिंग स्ट्रेटेजी करेक्ट ना हो तो आपको ना सुनना पड़े, बट देयर द फेल फास्ट वुड वर्क. सो एक्शन इज सुप्रीमली इंपॉर्टेंट. सर एक मैंने आपसे पूछा था, आपको याद है कि नहीं, मैं आपको याद दिलाता हूँ. मैं आपके काफ़ी सेशन आपको असिस्ट करा है कई बार. कभी बिजनेस ओनर्स पे आप बात कर रहे हो, कभी इंश्योरेंस वालों से बात कर रहे हो. तो आपने ना एक ही एग्जांपल दिया था, लक्ष्मी और उल्लू, कि भाई लक्ष्मी उल्लू पे आती है. पर दोनों जगह आपने सेम एग्जाम्पल को अलग तरीके से इंटरप्रेट किया था. व्हाट इज दैट एंड कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दैट? व्हाट वाज दैट? देखो जितेश, ये जो एग्जाम्पल है ये मैं इसलिए वापरता हूं. आप अगर कोई भी काम करना चाहते हैं, मैं लोगों को ये कहता हूं कि यार उस काम में ज्यादा लॉजिक मत लगाइए, क्योंकि लॉजिक हैज एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू डू विद योर ब्रेन, एंड योर ब्रेन इज प्रोग्राम्ड टू थिंक इन अ वे दैट इट जस्ट हैज ब्लैक एंड व्हाइट. योर ब्रेन वुड ईदर टेल यू दैट जो आप कर रहे हो ये पॉसिबल है या ये इम्पॉसिबल है. और अगर गलती से आपके ब्रेन ने आपको ये बोल दिया कि ये इम्पॉसिबल है, देन यू विल नॉट एक्ट ऑन इट एट ऑल. सर इसको अगर ऐसे ले हम, सॉरी टू कट यू, आप अगर इसका किस्सा शेयर करें जब आपने बिजनेस ओनर्स के साथ शेयर किया था, so what is the same story, same example, how will you share that with business owners, and then part B, how will you share that with the insurance agent so that our audience know that what are we talking about? Sure. देखो मान के चलिए आपने एक नया प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हैं. अभी आपकी मार्केटिंग एजेंसी कहती है या आपका मार्केट रिसर्च एजेंसी कहता है कि यार ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा, राइट? लेकिन यू एज आई वुड से द फादर ऑफ द कॉन्सेप्ट, यू बिलीव कि यार ये चलेगा. अब वहां पे इफ समबडी इज प्रेजेंटिंग यू सम डेटा एंड यू गो बाय दैट डेटा, आप शायद वो बस मिस कर देंगे. तो मैं वहां पे आदमी को कहता हूं कि यार अकल बिल्कुल मत लगाओ ना यार. अगर तुम्हें लग रहा है कि ये काम करेगा, राइट, गो अबाउट इट, राइट. दिमाग मत लगाओ, क्योंकि वैसे भी माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, ज्यादा सोचने वालों के पास नहीं आती. तो मैं बिजनेस ओनर को ये इसलिए बताता हूं दैट इफ यू आर श्योर अबाउट अ पर्टिकुलर आइडिया, डोंट ओवर थिंक ऑन टू इट. बिकॉज समटाइम्स क्या होता है जितेश, हम अगर किसी चीज को ओवर थिंक करते हैं तो हम अपने आप को उस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं या ले जाते हैं जहां हम ले जाना चाहते हैं. अगर आप मैल्कम ग्लेडवेल साहब की ब्लिंक के बारे में बात करेंगे तो उसका जो पहला चैप्टर है वो लगभग इसी तरह की कुछ बात करता है. अगर आप सोचने लगेंगे कि यार ये काम नहीं करेगा, तो फिर आपका दिमाग आपको वैसे क्लूज भेजते रहेगा कि ये काम क्यों नहीं करेगा. लेकिन अगर आपने तय किया है कि नहीं यार मुझे पता है ये काम करेगा, एंड दिस इज हाउ आई एम गोना डू इट, राइट. जैसे कई सारी फिल्मों के बारे में प्रोड्यूसर्स का ये कहना रहता है कि जब उन्होंने ये मूवी बनाई थी तो उन्हें खुद को पता नहीं था कि ये मूवी इतनी हिट हो जाएगी. उल्टा भी होता है. कई बार प्रोड्यूसर को यह लगता है, राज कपूर साहब कहते हैं कि उन्हें कभी अंदेशा नहीं था कि मेरा नाम जोकर जैसी मूवी नहीं चलेगी. दोनों हो सकता है. लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप एक इंडिविजुअल के तौर पे काम कर रहे हैं तो आप हर बार क्या कहेंगे लोग से नहीं चल सकते. इसलिए मैं कहता हूं कि यार माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, ज्यादा अकल मत लगाइए. अगर आप कर चुके हैं, आपको लगता है ये काम करेगा, गो हेड. देखो जब मैं किसी इंश्योरेंस एजेंट से बात कर रहा होता हूं, वहां पे आपके लिए रोज करने के लिए कुछ नया नहीं है. तो अगर आप वहां पे सोचेंगे कि मैं कुछ नया करने जाता हूं, जैसे कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर हाउ कैन आई गो एंड अप्रोच दी HNIs, मैं उनको ये बोलता हूं यार HNI ऑल्सो इज अ ह्यूमन बीइंग, मे बी जस्ट ही माइट थिंक अ लिटिल डिफरेंटली. सो एज एन इंश्योरेंस एजेंट आपको बहुत ज्यादा आपके काम में अकल लगाने की जरूरत नहीं है. अगर आप, जैसे मैं अभी कह रहा था सेल्स वालों के लिए, सी दी पीपल, आप अगर ज्यादा लोगों से मिलते रहेंगे तो आपका काम होगा. अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं जितेश, इंदौर शहर में इंश्योरेंस कंपनीज की करीबन 50-55 ब्रांचेस होंगी और हर ब्रांच शायद महीने में 1000 पॉलिसी बेच रही होगी. तो 6 लाख लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं साल भर में. अब अगर आप सही बंदे के पास पहुंच गए तो आपका काम होगा. इट हैज नथिंग टू डू विद अ लॉट ऑफ लॉजिक देयर. लवली लवली. सो एक ही एग्जाम्पल को हम अलग अलग जगह कैसे हम उनको रिलेट करते हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस एंड रिलेटिंग इट विद देम, दैट बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस. सर एक नए बंदे के लिए ऑडियंस समझना कैसे समझे? समवन हु इज, ठीक है काम किया है उसने, 5-10 साल काम किया है, कोचिंग में आया है, स्पीकिंग में आया है, कैसे वो अपने ऑडियंस को समझे? या आप जब यंग थे, अभी भी यंग है बट और यंगर थे, तो कैसे एनालाइज करते थे ऑडियंस को, कैसे प्लान करते थे? और क्या आप पूरी स्पीच प्लान करते थे या कुछ इम्प्रॉम्प्टू भी रखते थे आप कि भाई वो उसी टाइम हैंडल कर लेंगे? जैसे आज तो आप काफ़ी कुछ उसी टाइम हैंडल कर सकते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस है. पहले जब कोई स्टार्ट करते या आपने जब स्टार्ट किया था? जितेश मुझे ऐसा लगता है अगर आप
कोई 40-45 मिनट का सेशन कहीं कर रहे हैं, आमतौर पे जो मोटिवेशनल स्पीकिंग सेशंस होते हैं वो 45 मिनट से 1.5 घंटे के होते हैं, तो वहाँ पे शायद आपको एक्चुअली आपके स्पीच को प्लान करना चाहिए, और मैं आज भी करता हूँ। और अगर मैं कोई 2 दिन वाला लंबा सेशन कर रहा हूँ तो वहाँ पे तो मेरे पास एक आउटलाइन होती है, लेकिन वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें इम्प्रॉम्प्टू आती हैं, क्योंकि एक कंपनी के लिए काम करते करते मुझे टाइम हो गया है, तो मुझे पता होता है कि उनके लोगों के पेन पॉइंट्स वगैरह क्या हैं, तो प्रिपरेशन एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक आपका पहला सवाल था कि ऑडियंस को कैसे एनालाइज किया जाए, देखिए जब आपको बताया जाता है कि इस तरह के लोग आपको सुनने आने वाले हैं, तो मैं आमतौर पे मेरे हर शख्स को जो मुझे कहीं इनवाइट करता है, मैं उससे बात करता हूं कि मेरे ऑडियंस की एवरेज एज क्या है, एवरेज क्वालिफिकेशन क्या है, किस लेवल के लोग हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन में किस हायरार्की पे हैं, अगर कोई फ्रंट लाइन मैनेजर है, कोई मिडिल मैनेजर है, कोई सीनियर मैनेजर है, तो इससे मुझे एक मोटा मोटा अंदाज लगता है कि इस व्यक्ति की सोच किस तरह की होने की संभावना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी हाल ही में मैं एक बड़ी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के लिए काम करके आ रहा हूँ, और वहाँ पे मेरे साथ लगभग 70 लोग उस सेशन में थे। उस पूरे ग्रुप में एक कपल ऐसा था जो वहाँ का सबसे बड़ा लेवल अचीव कर चुका था। तो मुझे अगर ये इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं होती तो शायद मुझे उन लोगों के बिहेवियर को इंटरप्रीट करने में तकलीफ होती। मुझे पता था कि अगर यार ये यहाँ पे 70 लोगों में सबसे बड़े ओहदे पे पहुंचे हुए लोग हैं ना, सबसे बड़े मकाम पे, तो दे विल एक्चुअली ट्राई थ्रोइंग देयर वेट अराउंड, लाइक द लेडी वाज स्पीकिंग ऑन हर सेल फोन राइट ड्यूरिंग द सेशन। तो मुझे थोड़ा सा पता था कि मैं आई विल बी एबल टू हैंडल हर डिफरेंटली। लेकिन हाँ, अगर आप कभी कभी कुछ सिचुएशंस को इम्प्रॉम्प्टू हैंडल कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन आपके ऑडियंस को जान लेना, उनके डेमोग्राफिक्स, उनके एजुकेशन, उनके बैकग्राउंड, उनके लेवल से, ये आपकी ज़िंदगी आसान बनाएगा। सर, आपके हिसाब से बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर कौन है पूरे अभी तक, कंटेम्प्रेरी, पुराने हिस्ट्री में से, जो आपको क्या लगता है कौन है? जितेश, कौन सा स्पीकर सबसे अच्छा है ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि हम किस शख्स को किस ऑडियंस के सामने सुन रहे हैं। जैसे अगर आप बात करें तो हिस्ट्री ये कहती है हमें कि हिटलर वाज अ अमेजिंग स्पीकर, नेल्सन मंडेला साहब बहुत अच्छा बोलते थे, मार्टिन लूथर किंग के अगर आप कुछ स्पीचेस सुनेंगे तो बहुत अमेजिंग आपको लगेंगे। अगर आप मुझसे कहें तो मैंने जिन अच्छे स्पीकर्स को सुना है, मैं यहाँ पे स्पीकर्स की बात कर रहा हूँ, नॉट स्पेसिफिकली मोटिवेशनल स्पीकर्स की। उनमें हमारे देश के एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब बहुत ही अमेजिंग आदमी थे। अच्छा। प्रमोद महाजन साहब को मैंने सुना है, मुझे वो बहुत अमेजिंग लगते थे। इसके अलावा अगर मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करूं तो मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ में जब मैं काम किया करता था, वहाँ पे एक मेरे कॉलीग हुआ करते थे, मिस्टर गुरुशरण सिंह गांधी। गुरु इज करेंटली हेडिंग आदित्य बिरला रिटेल, सो ही वाज एन अमेजिंग स्पीकर। अलीक पद्मसी साहब को मैंने सुना है, ही स्पीक्स वेरी वेल। संदीप माहेश्वरी तो आई एम श्योर ही इज अ डार्लिंग फॉर ऑल ऑफ अस, राइट। संतोष नायर साहब का अगर आपने नाम सुना है तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री उनको अपना पितामह मानती है। ही इज द वन हु प्रॉब्ली स्टार्टेड द एंटरप्रेन्योर्स कोचिंग इन आवर कंट्री, इफ माय इंफॉर्मेशन सर्व्स मी राइट। तो संतोष नायर साहब भी बहुत अमेजिंग मोटिवेशनल स्पीकर है। क्या क्वालिटी है इन सब में, क्या एक चीज कॉमन है अगर देखा जाए, ये सब टॉप लोगों में क्या है वो एक चीज, इफ यू कैन सी कि ये सब में? देखिए, अगर मैं अटल जी, मंडेला साहब या उस लेवल के लोगों की बात करूं, तो उन सब लोगों में एक सबसे कॉमन बात ये होती थी कि वो अपनी बातचीत को बहुत सिंपल रखते थे। और मेरे ख्याल से वही चीज़ संदीप माहेश्वरी साहब के अगर आप स्पीचेस सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। वो बड़े बड़े सिंपल, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड भाषा में, इंटरैक्टिव स्टाइल में बातें करते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर आप संतोष नायर साहब को सुनेंगे तो संतोष नायर साहब की सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो, उनका वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अमेजिंग होता है, वो बहुत एम्फेटिक लगते हैं आपको सुनते हुए। अब ये इस बात पे कई बार डिपेंड करेगा कि सिचुएशन क्या है और ऑडियंस कौन है। कुछ ऑडियंस को संदीप माहेश्वरी साहब बहुत अच्छे लगेंगे, कुछ को संतोष नायर साहब बहुत अच्छे लगेंगे, कुछ को शायद दोनों ना पसंद आए। बट अगर इनमें कॉमन एक बात की जाए तो मेरे ख्याल से ये सब बहुत रिलेटेबल होते हैं, रिलेटेबल टू लाइफ एंड वेरी सिंपल इन कम्युनिकेशन। कोई भारी भारी शब्द नहीं। मेरे ख्याल से समथिंग जो संदीप माहेश्वरी साहब ने इस पूरी कॉम को दिया है मोटिवेशनल स्पीकर्स की, उन्होंने शायद लोगों को बताने में वो कामयाबी हासिल की है कि आप अच्छे वक्ता तब भी हो सकते हो जब आप हिंदी में बात करो।
हाँ, क्योंकि इंग्लिश बोल के झाड़ के कोई फायदा नहीं है अगर लोगों तक हम रिलेट ही नहीं कर पा रहे, सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे. लवली सर, अब थोड़ा सा मेरा टेक्निकल क्वेश्चन है पर है मोटिवेशन से रिलेटेड ही. एज अ मोटिवेशन स्पीकर, इफ मोटिवेशन इज आउटपुट, व्हाट आर द इनपुट रिक्वायर्ड टू गेट दैट आउटपुट? देखो पार्टनर, मोटिवेशन ना ये एक थॉट है, एक थॉट प्रोसेस है. अब अगर आप किसी शख्स को ये समझा सके कि यार देखो, जो मुश्किलें तुम्हें लग रही हैं ना, वो एक्चुअली मुश्किलें हैं नहीं, वो एक पड़ाव है, मरहले हैं जो आपको इस यात्रा के दौरान, इस सफ़र के दौरान आने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल, यार अगर आप एक पेरेंट है या एक यंग पेरेंट हैं, जो कि आप अभी हैं, जब आपका बच्चा रो रहा होता है ना, तो आप उसको एक प्रॉब्लम की तरह नहीं देखते. आपको बड़ा अच्छा लगता है उसको प्यार से कडल करने में, उसको समझाने में, और जब वो चुप होकर आपके कंधे पे सिर रख के सो जाता है, तो इट इज़ अ सुपर डिवाइन फीलिंग. या मान के चलिए आप अगर एक कोई ख्वाब चेस कर रहे हैं क्रिकेटर बनने का, और अगर आपका टीम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो तब आपको ये बताना पड़ता है किसी बंदे को कि भाई देखो यार, एज द गेम मैच्योर्स, टिपिकली जैसे माइक हसी सरी का प्लेयर अगर ऑस्ट्रेलियन टीम में 33 ईयर्स की एज में डेब्यू करता है, तो यार वाई शुड यू एक्सपेक्ट टू डेब्यू इन योर रणजी ट्रॉफी टीम और योर नेशनल टीम एट दिस पर्टिकुलर यंगर एज? नॉट एवरीबडी विल बी सचिन तेंदुलकर जो ये कर पाए. अब हमारे यहाँ IPL की वजह से बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग हो रही है कि दो चीज़ों पे लोगों को बताना पड़ेगा. अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो बाहर आ जाओगे, क्योंकि कोई जल्दी आपकी जगह लेने के खड़ा है. और दूसरी बात ये भी कि शायद अब आप ये नहीं मान सकते कि आप 25 में डेब्यू कर लोगे हर बार. तो अगर आप व्यक्ति को ना, या बंदे को ये सोचने का एक तरीका दे देते हो कि यार मेरे साथ जो हो रहा है ना, वो नॉर्मल है, बहुत बुरा नहीं हो रहा है मेरे साथ, ये तो एक इस यात्रा में आने वाला पड़ाव है, तो फिर उस आदमी को ऐसा लगता है नहीं यार, हाँ मेरे साथ अगर बुरा नहीं हो रहा है तो मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूं. जैसे अगर आप देखिएगा, मतलब विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकाल. हाँ, कई बार हम अपने आप को बड़ा विक्टिमाइज मान लेते हैं कि यार ये मेरे ही साथ हो रहा है, विच इज नॉट फेयर. देखिए, इसलिए जब आप अरुणिमा सिन्हा को सुनते हैं, जो ये कहती है कि मेरी टांगे कटने के बाद भी मैं हिमालय चढ़ गई, माउंट एवरेस्ट चढ़ गई, तो ये इट इज नॉट एक्चुअली अबाउट ट्राउमा. शी टेल्स यू दैट ट्राउमा इज सेपरेट. फिजिकल पेन एंड अदर थिंग्स कैनॉट बी compromised at all. They are going to come. But वो ये कहती है कि just because I thought differently, this is happening. So मोटिवेशन अगर आउटपुट है, तो उसका इनपुट सिर्फ यही है कि आप किसी इंसान को बता सको दैट यार, सी, प्रॉब्लम्स आर इवेंट्स, दे आर नॉट प्रॉब्लम्स ओनली व्हेन यू सी इट नेगेटिवली. लाइक व्हाट इज सक्सेस एंड फेलियर? व्हेन यू डोंट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, इट इज फेलियर. व्हेन यू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, इट इज सक्सेस. कई बार ऐसे होता है यार कि आप है ना, कई दोस्त लोग बोल रहे हैं कि यार तुम्हें चलना है मेरे साथ ट्रिप पे, तो मेरी वाइफ ने बोल दिया कि यार अभी तो मुझे तुम्हारी जरूरत है, डोंट गो. और उस वक्त आप दोस्त को बोलते हो यार, आई एम सो सॉरी, आई ट्राइड बिग डील बट आई कांट गेट द रिजर्वेशन डन इवन इन तत्काल. सो आपको उनके सामने तो थोड़ा सा सैड दिखना है, लेकिन देन यू आर हैप्पी कि यार नहीं हुआ, चलो बच गए, बीवी ने बोला हुआ है घर पे. तो दैट्स हाउ इट इज. सो विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकालना, और क्या ये भी बोल सकते हैं एज एन इनपुट इज इंक्रीजिंग द सेल्फ बिलीफ ऑफ द पर्सन कि तुम कर सकते हो? विल दैट आल्सो बी अ पॉइंट? मुझे ऐसा लगता है कोई भी शख्स अगर किसी यात्रा पे निकलता है, तो वो इनिशियली इस बात को मान के चलता है कि मैं कर सकता हूं, लेकिन उस यात्रा पे आने वाले कुछ ऐसे पड़ाव होते हैं जो उसे ये बताते हैं कि सुनो यार, ये तुम्हारे लिए इजी नहीं है. राइट? पहला स्टेज ये होता है कि ये इजी नहीं है, फिर दूसरा स्टेज ये होता है कि तुम्हारे लिए इजी नहीं है, तीसरा स्टेज कई बार ये होता है कि यार अगर कर भी लूंगा तो क्या हो जाएगा टाइप. लेकिन अगर आप उस शख्स को ये बताने में कामयाब हो जाते हो कि यार ये सब तो आना ही था ना, क्या आप ऐसा मान के चले थे कि ये नहीं आएगा? और अगर आप देखो, कई बार ना हमारे धर्मशास्त्र बड़ा अच्छे से गाइड करते हैं. यहाँ पे संस्कृत का एक बड़ा अच्छा दोहा है जो मैं कई सारे लोगों को बताता हूँ कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा. भाई आपका काम जो है परिश्रम से सिद्ध होगा. सोए हुए सिंह के मुंह में हिरण थोड़ी आता है मुंह देने के भाई ब्रेकफास्ट कर लो. तो अगर शख्स को आप ये बता सको कि आप पहले नहीं हो यार, सबके साथ हुआ है, तो फिर उसे लगता है कि चलो यार सबके साथ हुआ है, मैं अलग नहीं हूँ, तो ट्राई और कर लेते हैं. And that is how it is. If you don't give up, it's like the boxing bout. You might get knocked out, but if you get up again, it's not a knockout. You will fight the next round. Lovely. So, सर, अगर किसी को अपना करियर मोटिवेशन स्पीकिंग में बनाना है और सिर्फ मोटिवेशन स्पीकिंग ही करना है, और ट्रेनिंग और कोचिंग और ये सब चीज़ों में नहीं जाना है जहाँ पे स्किल है, डू यू थिंक इट्स अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी? इज देयर अ फ्यूचर ऑफ दैट एज वेल?
देखो इसमें दो चीजें हैं जितेश। अगर आप एक इस्टेब्लिश ब्रांड कहीं और हैं, जैसे इट्स अ बिगिनर, वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिगिनर हु इज लाइक 35 40, ठीक है, थोड़ा बहुत काम किया हो है। सकता है, जैसे अभी आप देखिएगा कई कंपनीज में आपको हर्ष भोगले साहब मिलेंगे मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे, कहीं नवजोत सिद्धू साहब मिल जाएंगे, कहीं आशीष विद्यार्थी जी मिल जाएंगे, कुमार विश्वास साहब मिल जाएंगे। ये मोटिवेशनल स्पीकिंग के लिए नए हो सकते हैं, है ना। गौर गोपाल दास साहब मिल जाएंगे। मोटिवेशनल स्पीकिंग शायद उन्होंने पिछले 8-10 साल में या कुछ शुरू किया होगा, बट दे वर रिलेटिवली एस्टेब्लिश ब्रांड समवेयर एल्स। मतलब इससे ये पॉइंट आ रहा है बाहर, क्योंकि मेरा एक और सवाल था कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना पड़ता है और फिर मोटिवेशन में जाते हैं तो ज्यादा अच्छा एक्सेप्टेंस होता है। जैसे बाकी लोग जिनका आपने नाम लिया, आशीष विद्यार्थी जी या गौर गोपाल जी या जिनकी भी आपने बात करी, उन्होंने कुछ किया है, अब कमिंग मोटिवेशन कमिंग फ्रॉम देम, दे हैव द रिस्पेक्ट फॉर दैट एंड देन पीपल लिसन। ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए आप किस प्लेटफॉर्म पे किन ऑडियंस के सामने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप जेनेरिक ऑडियंस के सामने हैं कि जहाँ पे कोई जो ऑडियंस है उनमें कोई होमोजेनिटी नहीं है, बड़े हेट्रोजीनियस ऑडियंस है, मिक्स्ड ऑडियंस है, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपने अगर कुछ अचीव किया है तो लोग आपको सुनने के लिए जरूर आएंगे। लेकिन अचीवमेंट अकेला वहाँ पे आपकी इसलिए मदद नहीं कर पाएगा। मुझे पता नहीं, अगर सचिन तेंदुलकर साहब आपको कोई चीज़ बोल रहे हैं, वो उतने आर्टिकुलेट स्पीकर भी हों, ये जरूरी नहीं। हाँ, लेकिन it has to be a combination of both, like Navjot Sidhu जी, नवजोत सिंह सिद्धू साहब, he's a combination of speaking and that. बिल्कुल। अभी एक इवेंट में मैंने कपिल देव साहब को सुना। कपिल देव साहब इसलिए जनता के साथ बहुत अमेजिंगली कनेक्ट कर पाने में कामयाब रहे क्योंकि उन्होंने कहा कि भैया देखो यार, मैं कोई स्पीकर नहीं हूं, मैं 5-7 मिनट अपनी बातें करूंगा, उसके बाद आप सवाल कीजिएगा। और उन्होंने बड़े डायरेक्ट जवाब दिए, तो लोगों को वो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ही हैज been there done that. Yes. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं मानता मैं। अगर आप किसी जगह बुलाए गए हैं तो आप किसी जगह बुलाए तभी जाते हैं जब आपने अपने स्फीयर में कुछ अचीव किया हो। कई बार आप शायद उस आदमी को, वो आदमी उतना बड़ा ना हो, उतना नामचीन ना हो, Lovely. but if you have substance to tell, if you have a story to tell, people will listen to you. Story to tell. But if it's better, अगर आप established हैं तो अच्छी बात है। Lovely. सर, गोवा में तो हमारे अल्फाज ने आपको सुना, अनब्रेकेबल कोचेस ने सुना। अभी अगर कोई एक बंदा है जो कोचिंग कर रहा था ऑफलाइन, क्योंकि ऐसे कई हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं जो एक डिसेंट लेवल पे अपने आप को समझते हैं कि भाई ठीक है, और अर्निंग वाइज बात किया जाए कि भाई 50,000 1 लाख के आसपास दे आर डूइंग एंड दे आर लाइक फाइन, ऑफलाइन फिर भी ठीक है, ऑनलाइन अभी आना चाहते हैं, क्या आप बोलना चाहेंगे आप उनको 2 मिनट? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि वो उस जर्नी में रुक जाते हैं और काफ़ी समय तक वो स्टॉप पे रुक जाते हैं। What would you like to, just 2 minutes to those people who really want to do big in their life, but somewhere they are stuck and, they're not taking that step, not taking that risk, not taking that action. जितेश, मैं उन्हें सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि देखो यार, अगर आप किसी दिशा में यात्रा करना चाहते हैं ना, तो चलना सोल्यूशन है, रुकना कतई नहीं। अगर आप कई बार एक मोड़ तलाश रहे हैं कि मुझे तो यार बड़ा ट्रेनर बनना है, मैं ऑफलाइन करूं, ऑनलाइन करूं, ब्लेंड करूं, क्या करूं, देखो यार, मैं उन्हें एक बात बताना चाहता हूं कि आप कुछ भी करते रहिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको वो क्लैरिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि आपको ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, ब्लेंड करना है, क्या करना है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा सोचने में रह गए तो जो वक्त निकलेगा ना, वो आपको कहीं भी नहीं ले जाने वाला। और दूसरी बात ये कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपके काम में आपके ऑडियंस को ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि आप वो काम उनके हितार्थ कर रहे हैं, उनको बेटर बनाने के लिए कर रहे हैं, तो आपका ऑडियंस, देखिए कोई भी मैच्योर ऑडियंस रहता है ना, वो इस बात को जानता है कि जो बंदा मुझसे बात कर रहा है ये अपने भले के लिए कर रहा है या मेरे भले के लिए कर रहा है। और आप अगर जेन्युइनली उनके लिए काम करते रहेंगे तो ऑनलाइन ऑफलाइन ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये मीडियम्स हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में आ ही जाएगा कि आपको शायद ब्लेंड पे काम करना चाहिए, किस पे काम करना चाहिए। लेकिन मैं लोगों को ये कहूँगा कि यार डिसीजन लीजिए, फेल फास्ट। हो सकता है आपने किसी जगह 2-4-5 रुपए लगाए और यू बर्न योर फिंगर्स, बट भाई मरने के डर से जीना तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। अगर हवाई जहाज क्रैश होने से डरने लगे, जहाज डूबने से डरने लगे, तो द वर्ल्ड विल कम टू अ स्टैंड स्टिल। सो इफ यू बिलीव समथिंग नीड्स टू बी डन, गो अबाउट इट, एग्जीक्यूट इट, नो वरीज। अगर आप सिंसियरली काम कर रहे हो तो यार पैसा तो रिकवर कर लिया जा सकता है,
टाइम नहीं रिकवर किया जा सकता। तो मैं अपने सारे जो ऐसे दोस्त हैं जो कोचेस बनना चाहते हैं और अगर असमंजस में है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, साहब कुछ करते रहिए। आप ऑब्वियसली कुछ करते रहने में ऐसा नहीं कर सकते कि आप एकदम इल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले लें। टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क, दैट इज व्हाट ऑल द बिजनेस ओनर्स डू, दे टेक कैलकुलेटेड रिस्क। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। Lovely, lovely. Thank you so much for sharing that, sir. I hope, guys, you enjoyed this conversation. And if you wish to have Amber sir as a speaker in your organization, in your institute, in your wherever your community, we have dropped in a form below, just below this video in the description. You can find it there, and you can fill that, and then we'll take it forward from there. Sir, ये भी एक बड़ा कॉमन चीज़ आती है, सबके साथ होती है, यंगस्टर्स के साथ भी होती है कि सपोज उनने एक कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का उनने फॉर्म भरा है और उनको वहाँ पे वो करना है, वो क्रैक करना है, उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत तैयारी लगती है, घंटों लग जाते हैं, महीनों तक वो घंटों दिन के आपको 8-10 घंटे लगाने होते हैं और लोग टाइम भी सेट करते हैं, जानते भी हैं, किताबें भी हैं, सब है, पर वो टालना, वो प्रोक्रेस्टिनेशन, उसको कैसे हैंडल किया जाए, दैट प्रोक्रेस्टिनेशन, दैट टालना। जिसे देखो, अगर कोई भी चीज़ टलती है ना तो उसकी एक बेसिक सी वजह है, आपको लगता है कि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हकीकतन वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं लगता कि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं अगर आपको कोई एक एग्जाम्पल दे के समझाने की बात करूं तो मान के चलिए, अगर आप चाहते हैं कि यार आपको ना आपकी सेहत पे काम करना है, आप 1-2 दिन काम करते हैं फिर रुक जाते हैं, लेकिन शायद अचानक भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर आप कोई मेडिकल टेस्ट कराते हैं जहाँ पे डॉक्टर आपको बोल देता है कि भाई यू हैव दिस प्रॉब्लम एंड नाउ देयर इज नो ऑप्शन बट फॉर यू टू डू इट, देन आप वो काम बड़े आसानी से करने लगते हैं, तब तक करने लगते हैं जब तक अगली बार फिर डॉक्टर आपको ये ना बोल दे कि गुड यार, गुड जॉब डन, योर रिपोर्ट्स आर बेटर एंड आई थिंक यू हैव डन समथिंग ग्रेट। तो या तो आपको ये थ्रेड से आएगा, राइट? अगर थ्रेड से नहीं आएगा तो ये प्लेजर से आएगा। और आमतौर पे लोग प्रोक्रेस्टिनेट इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट आउटपुट में है, उन्हें इनपुट में या एफर्ट में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आप सोच के देखिएगा, जितने लोग किसी डेस्टिनेशन से प्यार करते हैं, अगर आप जर्नी से प्यार नहीं करेंगे तो डेस्टिनेशन से प्यार बेमानी है ना? अभी आप एक विराट कोहली का एक शो आ रहा है हॉटस्टार पे, बिलीव, बहुत अमेजिंग ये है शो, लोगों ने देखना चाहिए, उसमें इस बात का जवाब मिलेगा। जतिन सप्रू साहब विराट कोहली से पूछते हैं, जब इंडिया 43 रन पे 4 विकेट खो चुकी थी और टारगेट 168 का काफ़ी दूर था, तो जब हार्दिक पांड्या आए तो आपने उनसे क्या बात की? उस जवाब में विराट कोहली साहब कहते हैं कि जतिन, ऐसे वक्त सीइंग द फिनिश लाइन is nearly impossible. So if you see the finish line, it is only going to demotivate you. तो अगर आप ये सोचते हो कि यार अगले 3 ओवर्स के लिए मेरा टारगेट क्या है, अगले 6 ओवर्स के लिए मेरा टारगेट क्या है, तो फिर इट विल कीप यू मोटिवेटेड, इट विल कीप यू इन द गेम। आमतौर पे लोग अगर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो वो इसलिए प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं क्योंकि वो डेस्टिनेशन के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप फिनिश लाइन देखोगे 43 पे 4 से 168 की, तो नहीं दिखेगी। मैं बंदों को अक्सर बताना चाहता हूँ कि देखो यार, आप अपने लिए ऐसा छोटा सा गोल बनाओ जो आपके लिए आप पूरा कर सको। इसके लिए मैं अक्सर मेरे प्रोग्राम्स में एक टर्म देता हूँ उन्हें, राइट डाउन योर ओन लॉग ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। यार नहीं होने वाला, कोई बात नहीं, अग्रीड, नहीं होगा, आई कांट गो एंड ट्रेन इन नेशनल क्रिकेट अकेडमी, ये मैंने अपने लिए बनाया हुआ है, नहीं होगा यार, मेरी क्या औकात है नेशनल क्रिकेट अकेडमी जाऊँगा। लेकिन हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दूसरे रीजनल बोर्ड्स को तो अपने सीवीज भेज सकता हूँ ना भाई। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब 9 साल हो गए मुझे, पहले एमपीसीए ने काम दिया, फिर वीसीए ने काम दिया, फिर छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ ने काम दिया। अब ऐसी सिचुएशन है कि मेरे ट्रेन के हुए अलग अलग बच्चे इंडिया के लिए 4-5 बार खेल चुके हैं, तो शायद उनमें से अगर कोई कल मुझे एनसीए रिकमेंड कर दे तो मेरा एनसीए का काम हो जाएगा। लेकिन मैंने ये तय कर लिया कि यार हाँ, ये इम्पॉसिबल है, उसके बावजूद अगर मुझे करना है तो मेरे हाथ में क्या है वो कर देता हूँ। तो जब आप ऐसे सोच के काम करते हो ना, तो आपका दिमाग आपको बोलता है ठीक है ना यार, आउटपुट के बारे में चिंता ही नहीं कर रहा हूं, ये करना है कर लो। अगर आप डेस्टिनेशन फोकस्ड काम करोगे तो फिर आपको डेस्टिनेशन दूर नजर आएगा और आप छोड़ दोगे। आप डेस्टिनेशन ओरिएंटेड काम मत करो, छोटे छोटे गोल्स बना के काम करो, तो शायद आप देखोगे कि आप ये कर पाओगे। स्ट्रैटेजी ये हो सकती है, लेकिन बंदा अपनी स्ट्रैटेजी खुद ढूंढ लेगा अगर उसे उसकी मंजिल से बेपनाह मोहब्बत होगी। मंजिल से कि जर्नी से? मंजिल से। अगर आपको मंजिल से मोहब्बत है तो फिर आप काम करते रहोगे। एक एग्जाम्पल देखो भाई, अगर आपको कोई कहे कि यार सुबह उठ के वॉक पे जाओ, राइट,
आप नहीं जाओगे। एक बार आपको किसी ने फोर्स कर दिया, आप चले गए। लेकिन अगर उस दौरान मान के चलिए आप उम्र के उस दौर में जब आपको पता पड़ा कि यार there's some girl in your colony whom you always wanted to see, she also is going on a walk, तो आप अगले दिन से बिना अलार्म के उठने वाले हैं। अगर आपको आपका डेस्टिनेशन क्लियर दिख रहा है, आप कर पाएंगे। अगर डेस्टिनेशन क्लियर नहीं दिख रहा है, छोटे छोटे डेस्टिनेशन बनाइए और फिर आगे चलिए। पैशन हमें लगना कि ये हमारा पैशन है और पैशन होना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। Thank you so much, sir, for sharing your experiences, and it is very, very valuable to understand वो छोटी छोटी चीज़ें, nuances जब हम समझ पाते हैं, तो I think it gives a lot of clarity, and I think each one of us who are watching this got that clarity which we all got in this room. Thank you so much, dear. It was lovely being with you once again. Lovely, sir. Thank you so much.